चंदनपुर एक छोटा सा खूबसूरत और मनमोहक गांव था। चारों ओर लहलहाते खेत, हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी और मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे गांव को किसी जादुई दुनिया जैसा बना देती थी। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करते थे और सादा लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। सोहन जी, कब तक काम करेंगे? थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इधर चाय ठंडी हो रही है। राधा, देखना, इस बार हमारी आलू की खेती लहलहा उठेगी। अगर आलू की अच्छी कीमत मिल गई तो इस बार अपना भी पक्का घर बनवा दूंगा। सोहन और राधा अपने छोटे से टूटे फूटे मिट्टी के घर में रहते थे। और तुम्हारे लिए नई नई साड़ियाँ और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ भी तो खरीदनी है। लेकिन खेती के लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि आलू की खेती कर सकें? राधा, तुम इसकी चिंता मत करो। कल मैं देवी प्रसाद सेठ के पास जाकर पैसों का इंतजाम करने की बात करता हूँ। अगली सुबह सोहन देवी प्रसाद सेठ के घर चला जाता है। सेठ जी, मैं सोहन हूँ। इस बार आलू की खेती करना चाहता हूँ। आलू के बीज और खाद के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप उधार दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे सोहन, तू तो अपने ही गांव का है, चिंता मत कर। तुझे जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे। अरे सेठ जी, आप भी ना क्या किसी को भी ऐसे ही पैसे बांट देते हैं? ऐसे लोग पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन लौटाने की बारी आती है तो 1000 बहाने बनाने लगते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। फसल कटने के बाद सबसे पहले आपका ही पैसा चुका दूंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तू पैसे लौटा ही ना पाए, फिर तेरी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। अरे तू तो अपने गांव का ही है, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। मुंशी जी, आप सोहन को पैसे दे दीजिए। मुंशी जी सोहन को पूरे 20,000 रुपए गिन कर दे देते हैं। देखो सोहन, बस 6 महीने के अंदर ये पैसे 12% ब्याज के साथ वापस कर देना। कोशिश करना कि देर ना हो, क्योंकि देर होने पर थोड़ा बड़ा जुर्माना लग सकता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें सेठ जी, फसल कटते ही मैं आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। आपने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर सोहन सेठ जी को धन्यवाद देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अरे सेठ जी, आपने इसे पैसे क्यों दे दिए? इसके पास तो 1 बीघा भी पूरा खेत नहीं है। इसके खेत से आपको कोई खास फायदा भी नहीं होने वाला। अरे मुंशी जी, अगले साल उसके खेत के पास से नया रोड निकलने वाला है। रोड बनते ही उसके आसपास के खेतों की कीमत करोड़ों में पहुंच जाएगी। और वैसे भी अभी सिर्फ 20,000 रुपए देकर अगर आगे करोड़ों का फायदा होने वाला है तो इसमें घाटा ही क्या है? ऐसे है तो सेठ जी, अब तो आप करोड़पति बनने वाले हो। बस मुंशी जी, सिर्फ 6 महीने और, उसके बाद सोहन की जमीन मेरी। इधर सोहन और राधा खेत में आलू की बुआई शुरू कर देते हैं। दोनों जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और देखते ही देखते पूरा खेत आलू से भर देते हैं। हे भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना और हमारी पूरी फसल को आलू से भर देना। कुछ ही हफ्तों में खेत का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। मिट्टी से आलू के नन्हे नन्हे पौधे बाहर निकल आए थे और पूरा खेत हरियाली से भरने लगा था। बस कुछ महीने और राधा, फिर देखना, हमारे भी सारे सपने एक एक करके पूरे हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद सोहन का पूरा खेत आलू के हरे भरे पौधों से लहलहा उठा था और अब उसकी फसल भी कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। वाह राधा, देखो तो सही, हमारा पूरा खेत आलू से लहलहा रहा है। बस अब फसल कट जाए, फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। हाँ सोहन, अब सपनों की बातें बाद में करेंगे। पहले चलिए फसल काट लेते हैं, वरना आलू खेत में ही हमारा इंतजार करते करते थक जाएंगे। सोहन और राधा मिलकर धीरे धीरे खेत से आलू के पौधे उखाड़ने और नीचे लगे आलू निकालने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद देखते ही देखते पूरा खेत खाली हो जाता और देखते ही देखते एक पूरा कमरा आलूओं से भर जाता है। अरे राधा, इतना सारा आलू देखकर तो मेरा मन ही खुश हो गया। अब जल्दी से इसे मंडी ले चलते हैं, देखते हैं आज इसका क्या भाव मिलता है। आप पहले मंडी जाकर आलू का भाव पता कर आइए,
फिर उसी हिसाब से फसल बेचने की तैयारी करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो राधा। मैं पहले मंडी जाकर आलू का भाव पता कराता हूँ। ये कहकर सोहन अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की ओर निकल पड़ता है। मंडी में चारों तरफ भीड़ और आलूओं के बड़े बड़े ढेर देखकर सोहन के चेहरे पर खुशी छा जाती है। अरे वाह, लगता है इस बार पूरे इलाके में आलू की खेती अच्छी हुई है। उम्मीद है भाव भी इस बार अच्छा ही मिलेगा। तभी सोहन पास खड़े दो व्यापारियों की बातें सुनने लगता है। अरे मगन भाई, इस बार तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। 4 टन आलू कौड़ियों के भाव में बेचने पड़े और बदले में सिर्फ 6,000 रुपए मिले हैं। उनकी बातें सुनकर सोहन तुरंत मंडी में लगे आलू के भाव की ओर देखता है। वहां लिखा था 1.50 रुपए प्रति किलो आलू। ये देखकर सोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आलू की पैदावार बहुत ज्यादा होने के कारण इस बार मंडी में उसके दाम बुरी तरह गिर चुके थे। सोहन बिना एक पल गवाए वहां से सीधे अपने घर की तरफ निकल जाता है। सोहन के घर आने की आहट सुनते ही राधा तुरंत अंदर से बाहर आ जाती है। क्या हुआ जी? आज मंडी में आलू का क्या भाव लगा है? सोहन राधा को मंडी की सारी बात बता देता है। सब बर्बाद हो गया राधा। हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मंडी में आलू का भाव सिर्फ 1.50 रुपए प्रति किलो लगा है। 1.50 रुपया? इतना कम? इतने में तो हमारी खेत की लागत भी नहीं निकल पाएगी। लेकिन आलू का भाव इतना कम क्यों हो गया है? इस बार तो सबकी फसल भी अच्छी हुई है। यही तो बात है राधा। इस बार गांव के लगभग सभी किसानों ने आलू की खेती की थी। मंडी में जरूरत से ज्यादा आलू आने के कारण ही आलू का भाव इतना गिर गया है। तो अब क्या होगा जी? इधर सेठ का कर्ज भी चुकाना है और घर में इतने सारे आलू पड़े हैं। अब हम इनका क्या करेंगे? अब हम आलू के दाम बढ़ने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते राधा। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन आलू के दाम में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं होती। तो सोहन ठेले पर आलू लादकर उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि भले ही कम पैसे मिले लेकिन कुछ तो ठीक ठाक कमाई हो जाएगी। तभी वहां पर एक काकी आती हैं। अरे बेटा, आज भी आलू? सुबह आलू, दोपहर आलू और रात में भी आलू? कोई और सब्जी नहीं है क्या? क्या करे काकी, घर में आलू ही इतना पड़ा है। आप बोलो तो सस्ते में लगा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, कोई और सब्जी लेकर आना, तब लूंगी। अरे काकी, बस 5 रुपए किलो लगा रहा हूँ। लेकिन काकी बिना पीछे देखे वहां से चली जाती हैं। फिर सोहन वहीं खड़ा होकर आलू बिकने का इंतजार करता रहता है। लोग वहां से गुजरते रहते हैं, लेकिन कोई उसके आलू की तरफ देखता तक नहीं। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन सोहन का आधा किलो आलू भी नहीं बिका होता। तभी वहां उसका पुराना दोस्त जग्गू आ जाता है। अरे सोहन, तू यहाँ ठेले पर आलू लेकर क्या कर रहा है? कुछ नहीं जग्गू भाई, आलू बेच रहा हूँ। मंडी का हाल तो तुम जानते ही हो। सोचा यहाँ बेचकर कम से कम 2 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। अरे सोहन, कभी समंदर में भी कोई पानी डालता है क्या? हमारे पूरे गांव में लगभग हर घर में आलू की खेती है, तो तुमसे आलू कौन खरीदेगा? तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? सोहन, मैं तो शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। तुम भी कोई और काम ढूंढ लो। जग्गू ये कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें सोहन के दिमाग में घूमती रहती हैं। आखिरकार सोहन भी वहां से अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। राधा, अब लगता है मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन घर में पड़े इतने सारे आलूओं का क्या होगा? और सेठ जी द्वारा दिया गया समय भी अब खत्म होने वाला है, और इतनी जल्दी अब काम कहाँ से मिलेगा? अब कर भी क्या सकते हैं राधे। अगर कोई काम नहीं मिला तो सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा? इन्हीं सब चिंताओं में दोनों पति पत्नी डूबे हुए थे। उधर सेठ के घर में। क्यों मुंशी जी, उस सोहन का कुछ पता चला? उसने पैसे लाकर दिए हैं या नहीं? नहीं सेठ जी, उसने अभी तक 1 पैसा भी वापस नहीं किया। सुना है कि वो गली गली घूमकर आलू बेच रहा है। अब खेती छोड़ के ठेले पे आलू बेच रहा है। मुझे तो यही चाहिए था, और उसकी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। सेठ, मुंशी और अपने आदमियों को लेकर सोहन के घर पहुंच जाता है।
वहां पहुंचते ही वह जोर जोर से हंगामा करने लगता है। ओ सोहन, कहाँ छुपा है? बाहर निकल। कर्ज लेकर कहाँ भाग रहा है? आज सामने आ। बाहर शोर सुनकर सोहन और राधा बाहर आते हैं। सामने सेठ और उसके आदमियों को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे सेठ जी, आप लोग यहाँ आइए, अंदर आइए। तभी मुंशी तीखी आवाज में बोला, हम लोग यहाँ नाश्ता पानी करने नहीं आए हैं। तू हमें ये बता, हमारे पैसे कब देगा? आप सबको पता ही है कि इस बार आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से उनके दाम काफ़ी गिर गए हैं। इसलिए मैंने अभी आलू बेचना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैं आपके पैसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। बस कुछ महीनों की मोहलत और दे दीजिए। देख सोहन, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो तुझे बार बार मोहलत देता रहूं। पहले ही 6 महीने का समय दे चुका हूं, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन सेठ जी, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी देवी प्रसाद अपनी चाल चलता है। ठीक है, फिर जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं करता तब तक तेरी जमीन मेरे पास गिरवी रहेगी। जब पैसे चुका देगा तब अपनी जमीन वापस ले लेना। जमीन पर कब्जे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन सेठ जी, अगर आप ज़मीन ले लेंगे तो हम खेती कहाँ करेंगे? मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। जिस दिन मेरे पैसे चुका देगा उसी दिन अपनी जमीन ले जाना। उससे पहले ये जमीन मेरे कब्जे में ही रहेगी। ये कहकर सेठ अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। अब क्या होगा जी? अगर हमारी जमीन भी हमसे छिन गई तो हमारा क्या होगा? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अब मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना होगा, नहीं तो कर्ज और बढ़ता जाएगा। अगर समय रहते कर्ज नहीं चुका पाया तो हमारी ज़मीन भी हाथ से निकल जाएगी। इधर रात हो जाती है, लेकिन सोहन को नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने जमीन पर हुआ कब्जा और घर में पड़े आलू बार बार घूमते रहते हैं। सोहन सुबह शाम कर्ज और जमीन पर हुए कब्जे की चिंता में डूबा रहता था। ये सब देखकर राधा का भी मन उदास रहता था। तभी राधा रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद हाथ में गर्मा गर्म चिली पोटैटो लेकर बाहर आती है। देखिए जी, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। लीजिए, खाइए। गर्मा गर्म चिली पोटैटो हैं। नहीं राधा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। खा लीजिए जी, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज थोड़ा सा ही सही खा लीजिए। सोहन राधा की बात मानकर प्लेट ले लेता है। जैसे ही वो एक निवाला खाता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल का बना है। कितना स्वादिष्ट, चटपटा और करारा है। वैसे इसे कहते क्या है? इसे चिली पोटैटो कहते हैं। शहर में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। एक प्लेट 100 से 120 तक में बिकती है। हाँ, वैसे मेरे पास कुछ सॉस नहीं थे, वरना इसका स्वाद और भी अच्छा लगता। 100 रुपए का दाम सुनकर सोहन हैरान हो जाता है। इतने से आलू के 100 रुपए? तभी सोहन के दिमाग में एक आइडिया चमकता है। राधा, इतने से आलू के शहर में लोग 100 रुपए तक दे सकते हैं, तो अगर हम यही चिली पोटैटो गांव में ही 20 रुपए में बेचें तो? विचार तो आपका अच्छा है, लेकिन गांव में इसे कौन खरीदेगा? राधा, हमने न जाने कितनी कोशिशें की है इन आलूओं को बेचने की। एक कोशिश और सही, क्या पता यही हमारी किस्मत बदल दे। बस तुम मुझे सामान की लिस्ट दे दो। जो जो सॉस और चीज़ें चाहिए मैं बाजार से लेकर आता हूँ। तब तक तुम आलू तैयार करके रखो। सोहन बाजार जाकर सारा सामान लेने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह सोहन नई उम्मीद लेकर अपना ठेला सजाकर निकल जाता है। सोहन गांव की चौपाल के पास अपना ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। उसके ठेले से आती चिली पोटैटो की खुशबू पूरी चौपाल में फैल जाती है। तभी वहां गांव का एक आदमी आता है। क्या सोहन भाई, आलू नहीं बिके तो अब आलू की सब्जी बेचने लगे, वो भी बिना पूरी के? नहीं भाई, ये आलू की सब्जी नहीं है, इसे चिली पोटैटो बोलते हैं। तुम बोलो तो एक प्लेट लगा दूं? नहीं भाई, मुझे नहीं खाना ये चिल्ली पोटैटो गोटैटो, तू रहने दे। ये बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। दोपहर तक सोहन वहीं खड़ा रहता है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आता। तभी गांव के 2 लड़के घर से कुछ खाने के लिए निकलते हैं। अचानक उनकी नजर सोहन के ठेले पर पड़ती है। अरे, हमारे गांव में चिली पोटैटो? हाँ, वो मैंने आज से ही शुरू किया है। तुम बोलो तो एक एक प्लेट लगा दूं? हाँ भाई, लगा ही दो। काफी दिन हो गए हैं चिल्ली पोटैटो खाए हुए।
सोहन उन्हें एक एक प्लेट चिली पोटैटो लगाकर दे देता है। अरे वाह भाई, ये तो शहर के चिल्ली पोटैटो से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ भाई, एकदम ठीक बोला तूने। ये सुनकर सोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। भाई आज तो मजा आ गया चिल्ली पोटैटो खाकर। अब मैं रोज यहाँ आऊंगा। वो दोनों पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। सोहन अपनी पहली कमाई के 80 रुपए गल्ले में देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन उनके जाने के बाद शाम तक सोहन के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आता। अगली सुबह सोहन फिर से वहीं अपना ठेला लगाता है, लेकिन आज भी एक भी ग्राहक नहीं आता। तभी शाम होते ही वही दो लड़के अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके ठेले पर आ जाते हैं। सोहन भाई, सबके लिए एक एक प्लेट चिल्ली पोटैटो लगा दो। आज मैं अपने दोस्तों को भी लेकर आया हूँ। हाँ भाई, बस 1 मिनट रुको, अभी लगाता हूँ। सोहन सबको एक एक प्लेट चिली पोटैटो सजाकर दे देता है। उन्हें चिल्ली पोटैटो खाते देख गांव के कुछ और लोग भी वहां आने लगते हैं। कुछ लोग खाने के लिए आते हैं तो कुछ दूर खड़े होकर ठेले को देखते रहते हैं। देखते ही देखते सोहन के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी सेठ की गाड़ी वहां से गुजरती है। क्या बात है मुंशी जी, चौपाल पर इतनी भीड़ किस बात की लगी है? उस सोहन ने नया तमाशा लगाया है। चिल्ली पोटैटो नाम से आलू की सब्जी बेच रहा है। अब आलू नहीं बिके तो आलू की सब्जी बेचना शुरू कर दिया। ऐसे अपनी जमीन लेने की सोच रहा है। लेकिन इधर सोहन का पूरा ठेला खाली हो जाता है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये पूरे 19। देखो राधा, आज पूरे 1900 रुपए की कमाई हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में हम अपना सारा कर्जा चुका देंगे और अपनी जमीन भी वापस ले लेंगे। हे भगवान, बस ऐसे ही हमारा चिल्ली पोटैटो का काम चलता रहे ताकि हम अपना सारा कर्ज चुका सके और अपनी जमीन भी वापस ले सकें। सोहन के ठेले पर अब रोज सुबह शाम ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। चिल्ली पोटैटो के बढ़ते कारोबार से उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी और उसके घर की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। और सोहन ने राधा के लिए नई नई साड़ियां और चूड़ियां भी खरीदी। देखो राधा, जिस आलू की वजह से हमारी जिंदगी में इतनी दिक्कतें आई थी, आज उसी आलू ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। अब तो सेठ का आधे से ज्यादा कर्ज भी चुका दिया है। बस 22,000 रुपए और बचे हैं। आज वो भी जाकर चुका दूंगा और अपनी जमीन भी वापस ले लूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार सेठ जी से रसीद लेना मत भूलना। हाँ राधा, इस बार बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। सोहन सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे सोहन, सुबह सुबह तू यहाँ पर? मैं आपका बचा हुआ कर्जा चुकाने आया हूँ सेठ जी। ये कहकर सोहन बचे हुए 22,000 रुपए मुंशी को दे देता है। सेठ जी, अब मेरा और आपका पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया है। आप बस मुझे इसकी रसीद दे दीजिए। सोहन, रसीद की कॉपी तो खत्म हो गई है। तुम एक काम करो, तुम इस कागज पर लिख देना कि तुमने सारा कर्ज चुका दिया और तुम्हारी जमीन भी तुम्हारी होती है, और अपना साइन कर देना। सोहन थोड़ी देर सोचता है। ठीक है सेठ जी, लिख देता हूँ। बस आप याद से मुझे रसीद भिजवा दीजिएगा। सोहन ने वैसा ही लिख दिया जैसा सेठ ने बोला था। जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही लिख दिया है सेठ जी। अब चलता हूँ। ये बोलकर सोहन वहां से चला जाता है। ये क्या सेठ जी, आपने इसको ऐसे ही जाने दिया? अब उस खेत का क्या होगा? आपको क्या लगता है मुंशी जी? हाथ आई सोने की मुर्गी को ऐसे ही जाने दूंगा मैं? इसका क्या मतलब है सेठ जी? मुंशी जी, उस कागज पर सोहन के साइन तो हैं ही। अब बस उसमें थोड़ा फेरबदल करके उसकी जमीन और उसका ठेला मेरे नाम कर दो। उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अरे सेठ जी, आप तो हैकर हो, हैकर! आपने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। मुंशी कागज में कुछ फेरबदल कर देता है और सुबह होते ही सेठ अपने आदमियों को लेकर सोहन के घर उसका ठेला उठाने चले जाते हैं। अरे राधा, ये कैसी आवाज है? चलो चलकर देखते हैं। जब दोनों बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सेठ के आदमी उनका ठेला उठाकर ले जा रहे होते हैं। ये क्या है सेठ जी? आप मेरा ठेला कहाँ ले जा रहे हो? तेरा ठेला? कौन सा तेरा ठेला?
ये ठेला तो सेठ जी का है, जो तूने ही तो इनके नाम किया था। पर भला मैं अपना ठेला सेठ जी के नाम क्यों करूंगा? क्यों नहीं करेगा? ये देख, इस कागज पर तेरे ही साइन हैं। इसमें साफ लिखा है कि तूने अपना ठेला सेठ जी के नाम कर दिया है। देख सोहन, तूने ही कल अपनी जमीन और ठेला मेरे नाम कर दिया था, तेरा कर्ज माफ करने के बदले में। देख, तेरे साइन यहाँ है। ये सब देखकर और पूरी बात सुनकर सोहन और राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों को अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। साइन तो मेरे हैं, पर जो लिखा है वो गलत है। मैंने आपका पूरा कर्ज कल ही चुका दिया था। जरूर आप झूठ बोल रहे हो, और ये कागज भी नकली है। देख सोहन, अब ये ठेला और वो जमीन मेरी है। अगर ज्यादा जुबान चलाएगा तो याद रख, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। जो करना है कर ले। ये बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है जी? आपने अपना ठेला और जमीन उनके नाम कर दी है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है राधा। अब तो हमारा ठेला भी नहीं रहा। अभी के लिए चलिए सरपंच जी के पास चलते हैं। अब वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। दोनों बिना कोई वक्त गवाए सरपंच के घर चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी पंचों के सामने अपनी पूरी आप बीती बताते हैं और सेठ की चाल के बारे में बताते हुए न्याय की गुहार लगाते हैं। अब आप लोग ही हमारी कुछ मदद करिए सरपंच जी। अरे, इस देवी प्रसाद के बारे में पिछले कुछ बार से ऐसी ही शिकायतें आई हैं मुखिया जी। अच्छा, तो ये बात है। इस देवी प्रसाद को जल्दी से यहाँ बुलाओ कोई। अरे क्या बात है, आज मुखिया जी ने सामने से बुलाया है। सेठ और मुंशी अंदर आकर बैठ जाते हैं। सोहन को देखते ही सेठ समझ जाता है कि मुखिया जी ने उसे क्यों बुलाया है। क्या बात है मुखिया जी, आपने आज सामने से मुझे बुलाया है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ देवी प्रसाद? तुमने सोहन की जमीन और ठेले पर कब्जा कर लिया है। अरे क्या मुखिया जी, आप भी इन भिखारियों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? इसने अपना कर्ज माफ करवाने के लिए खुद ही अपनी जमीन और ठेला मेरे नाम किया था। नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने अपनी कोई भी चीज इनके नाम नहीं की है। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुखिया जी, इससे पूछिए कि इसके पास कोई सबूत है। मुखिया जी, ये सब इनकी चाल है। कर्ज चुकाने से बचने के लिए ये दोनों नाटक कर रहे हैं। तभी वहां पर देवी प्रसाद का ड्राइवर रघु आ जाता है। मुखिया जी, मेरे पास सबूत है कि देवी प्रसाद ने सोहन का ठेला और जमीन धोखे से अपने नाम कर ली है। ये सब क्या बकवास कर रहा है रघु? अपनी हद में रह। सेठ जी, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुखिया जी, सारा सबूत इस फोन में है। मुखिया जी, मुझे लगता है कि ये सब इन लोगों की मिलीभगत है। अरे देवी प्रसाद, वो सब हम देख लेंगे। कौन झूठा है और कौन सच्चा, इसका फैसला भी हो जाएगा। ये सब हम वीडियो देखने के बाद तय करेंगे। तभी रघु उन्हें एक वीडियो दिखाता है। रघु ने पहले से ही अपने फोन में उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रखी थीं। वीडियो में देवी प्रसाद और मुंशी कागज में फेरबदल करने और सोहन की जमीन व ठेला हड़पने की बात कर रहे होते हैं। ये सब देखकर मुखिया जी तुरंत देवी प्रसाद और मुंशी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। सोहन का ठेला और जमीन उसे वापस कर दी जाती है। अब फिर से सोहन के ठेले पर पहले की तरह भीड़ लगी रहती है और वह अपनी जमीन में खुद आलू उगाकर अपने ठेले के लिए इस्तेमाल करता है।